हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम आगे करने से पहले तो हम पिछली वीडियो की एक बार बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने लॉज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने समझा था कि अगर आपके पास कुछ इवेंट्स होते हैं E1, E2, E3, En म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब आप फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो वैल्यू आपने निकाली थी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से, ये वैल्यू हमारे पास आई थी। अब ये पूरी की पूरी एक सीरीज है, तो सीरीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ पी ई आई इंटू में पी ए बाई ई आई। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं, बेस थ्योरम में आपको कह रहा है कि अगर आपको ए की नहीं बात कर रहा, अब यहाँ पर E1, E2, E3, En इनमें से किसी की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है, इफ ए इज ऑलरेडी गिवन, ए अगर ऑलरेडी गिवन यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको यूज करनी है, पी ई वन बाई ए या पी ई वन बाई ई टू बाई ए या पी ई थ्री बाई ए, इनकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो वो आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, बेस थ्योरम के थ्रू हमें मिलता है। हम इसी फार्मूले का प्रूव करके देखेंगे ये फार्मूला किस तरीके से आता है। अब क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लग रही है तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो अगर मैं यहाँ पर पी ई आई बाई ए का फार्मूला बनाऊँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई if A is already given, then it can be written as PEI intersection A divided by PA। या फिर अगर मैं यहां से फार्मूला ये बनाऊं PA by EI, इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A if EI is already given तो क्या आएगा, PA intersection EI divided by PEI। अब इन दोनों केस से अगर हमें इंटरसेक्शन की वैल्यू फाइंड करें, PEI इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू PEI बाई A इंटू में PA, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। यहां से अगर इंटरसेक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PEI। अब यहाँ पर EI इंटरसेक्शन A है, यहाँ पर A इंटरसेक्शन EI है। इंटरसेक्शन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। आप A इंटरसेक्शन B करो या B इंटरसेक्शन A करो, रिजल्ट तो सेम ही रहता है ना। तो यहाँ पर भी ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो भाई ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो यहाँ से हम PEI बाई A इंटू में PA इज इक्वल्स टू, इसके बराबर रखते हैं। क्लियर होगी यहाँ से बात। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ये PA नीचे चला जाएगा, तो आपके पास ये फार्मूला जो है डिराइव हो जाता है डिवाइडेड बाय PA। अब PA क्या है, PA किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया क्या, PA बाई EI इंटू में PEI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ PEI इंटू में PA बाई EI। और यही फार्मूला हमारे पास इधर है। और I की जो वैल्यू है वो कहाँ से, I की वैल्यू 1 से लेकर N तक। तो इस तरीके से आप ये बेस थ्योरम का फार्मूला डिराइव कर सकते हो। फार्मूला डेरिवेशन आपके उसमें आएगा नहीं, लेकिन समझने के लिए आपको जरूरी है। यानी जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है और बेस थ्योरम है, ये दोनों एक दूसरे से ही रिलेटेड है। जैसे हमने लॉज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में ट्री डायग्राम बना सके थे, इसमें भी आप ट्री डायग्राम बना सकते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप इजीली समझ पाएं कि बेस थ्योरम आपको अप्लाई कैसे करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों कहता है आपसे कि बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स एंड बैग 2 कंटेन 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। दो बैग हैं आपके पास, उसमें आपको कुछ बॉल्स दी हुई हैं रेड और ब्लैक। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग्स। आपको बैग में से क्या करना है, एक बॉल निकालनी है एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, जो कि रेड बॉल होगी। अब आपको यहाँ तक का क्वेश्चन होता तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो जाता कि आपको जो रेड बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। लेकिन अब यहाँ पर कहता है कि जो बॉल आप निकाल रहे हो वो बैग 2 से निकली है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। समझ में आई बात कि दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है। रेड बॉल निकालनी है और बैग 2 से निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो आपके पास E1 और E2 दो इवेंट है वो क्या बन जाएंगे, E1 तो बन गया। पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक बैग सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप बॉल निकाल कहाँ से रहे हो। तो वो आपके इवेंट बन जाएंगे क्या, E1 और E2। क्या बन गए, बैग 1 के लिए E1 आ गया और बैग 2 के लिए E2 आ गया। ठीक है, सिलेक्टिंग बैग 1। E2 क्या बन गया हमारे पास, सिलेक्टिंग बैग 2।
अब जो अब बैग सिलेक्ट करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? अब बैग आपके पास है कितने? 2 ही तो बैग है। तो आप किसी एक बैग को अगर चूज करते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगी? 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये भी क्या आ जाएगी? 1/2। इसका सम आपको हमेशा चेक कर लेना है, इसका सम हमेशा 1 आना चाहिए, क्योंकि E1 E2 EN जितने भी होते हैं ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं और एग्जॉस्टिव होते हैं, यानी इनकी प्रोबेबिलिटी सबकी 1 के बराबर आनी चाहिए। हर क्वेश्चन में ध्यान रखना। अब चलो बैग तो आपने भाई चूज कर लिया, अब क्या करना है? एक बॉल निकालनी है जो कि रेड होगी। अब जो पहले वाला बैग है उसके अंदर जो बॉल है उसमें से 3 ही रेड है और 4 ब्लैक है। जो बैग 2 है उसमें 5 रेड है और 6 ब्लैक है। तो आपको क्या करना है? बैग में से, बैग तो हमने चूज कर लिया, मान लो बैग 1 चूज किया, अब उसमें से आपने रेड बॉल निकालनी है। तो रेड बॉल क्या हो गया? ये बन गया आपका ए, सिलेक्टिंग ए रेड बॉल। तो आपको अब यहां पर क्या करना है? PA/E1 निकालना है, सिलेक्टिंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। तो ये PA/E1 क्या आ गया आपके पास? E1 के अंदर 3 रेड बॉल हैं, तो 3 रेड बॉल अगेन 3 अपॉन टोटल बॉल कितनी है यहाँ पर? 3 + 4 7 टोटल बॉल है। तो अगर आप पहले बैग से रेड बॉल चूज करते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी बन गई PA/E1 यानी 3/7। अगर आप सेकंड वाले बैग से रेड बॉल चूज करते हो तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 5 रेड बॉल है, टोटल है 11, तो ये आ गया 5/11। क्लियर होगी बात यहां तक? अब आपको ये फाइंड करना है कि जो बॉल आपने चूज करी है वो सेकंड वाले बैग में से निकाली है, यानी आपको क्या चूज करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, ये आपको चूज करना है। यानी बैग 2 से बॉल निकाली है, आपको PE2/A निकालना है। ठीक है, सिलेक्टिंग सेकंड बैग इफ रेड बॉल इज ऑलरेडी ड्रॉन फ्रॉम दैट बैग। अब यहां पर आपको बेस थ्योरम लगानी है। बेस थ्योरम क्या कहती है कि ऊपर क्या आता है? जो भी आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसी के इवेंट आपको ऊपर लेने हैं, PE2 इंटू में PA/E2। नीचे क्या आता है? PA यानी समेशन ऑफ जितने भी इवेंट बनेंगे, क्या क्या बनेंगे? PE1 इंटू में PA/E1 प्लस PE2 इंटू में PA/E2। अब आपको बस इनकी वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है। PE2 की वैल्यू क्या है आपके पास? 1/2 इंटू में 5/11 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू में 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। अब देख रहे हो 1/2 1/2 1/2 तीनों में कॉमन है, तो इसको तो आप निकाल ही दो। आपके पास बचा 5/11 ऊपर, नीचे बचा 3/7 प्लस 5/11। इस नीचे वाली टर्म का आप एलसीएम लो, 5/11 डिवाइडेड बाय 77 आ गया इसका एलसीएम, 11 3 जा 33 प्लस 35। इससे कैंसिल करेंगे, 7 जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, 35 बन गया ये, नीचे आपके पास आ गया 68। अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से आप इसकी स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या आपको इसमें समझ में आता है? E1 क्या है, E2 क्या है और A क्या है? ये इवेंट अगर आपको बनाने आ गए तो बेस थ्योरम के क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है? सपोज 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर्स। ठीक है, कुछ मैन है कुछ वुमेन है, उनके ग्रे हेयर के बारे में आपको दिया हुआ है। एक ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, उसमें से हमें एक ग्रे हेयर का पर्सन निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल? तो वो पर्सन मेल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। अब मेल और फीमेल यहाँ पर इक्वल नंबर्स में दिए हैं, दैट मीन्स E1 और E2 क्या हो गया आपके? सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, E1 हो गया आपका सिलेक्टिंग ए मेल और E2 क्या हो गया? सिलेक्टिंग ए फीमेल। अब इसने यहाँ पर आपको बता दिया कि मेल और फीमेल है दोनों इक्वल नंबर्स में। इक्वल नंबर का मतलब हो गया
अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं PE1, ये भी 1/2 हो जाएगा, और PE2 निकालेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर है। अब जो ए इवेंट है वो क्या है, कहता है कि एक ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड, एक ग्रे हेयर का जो व्यक्ति है उसको सिलेक्ट किया गया। तो ए आपका जो इवेंट है वो क्या बन गया, पर्सन विद ग्रे हेयर, पर्सन विद ग्रे हेयर। ठीक है। अब ये कहता है कि जो अगर आप इसमें से 5% ऑफ मैन जो है उनके ग्रे हेयर है, तो अगर आप किसी मेल को सिलेक्ट करते हैं जिसके ग्रे हेयर हैं, तो क्या बन गया PA/E1, कितना क्या आ गया, ये कितना दिया हुआ है 5%, 5% यानी 5/100। अगर आप किसी फीमेल को सिलेक्ट करते हैं, वुमन को सिलेक्ट करते हैं, तो 0.25 दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ये दिया 0.25%, यानी ये कितना हो गया 0.25/100। अब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास ये आएगा 25 4 जा 100 होते, तो 1/400 ही आ गया। ठीक है। अब ये कहता है कि आपको फाइंड क्या करना था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल। तो जो पर्सन आपने ग्रे हेयर का चूज किया है ना वो मेल है, ये आपको बताना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A आपको फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए मेल इफ ही हैज ग्रे हेयर। तो यहाँ पर फिर वही बेस थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो ऊपर क्या बनेगा, PE1 PA/E1 डिवाइडेड बाय PE1 इंटू में PA/E1 प्लस PE2 डिवाइडेड बाय PA/E1। तो PE1 आपके पास 1/2 है, A/E1 5/100, 1/2 इंटू में 5/100 प्लस 1/2 इंटू में 1/400। तो फिर यहाँ देख लो आप तीनों में 1/2 1/2 1/2 वाला तो वो तो कॉमन निकाल के खत्म कर दो। ऊपर आपके पास बच रहा है 5/100 प्लस 1/400। डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके आपके पास क्या बचेगा, 400 एलसीएम आ जाएगा, 4 5 20 प्लस 1, इसको हमने इससे कैंसिल किया, 4 ऊपर आ जाएगा, 5 इंटू 4 20/21, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया बच्चों आपको, कहता है इट इज नोन दैट 60% स्टूडेंट इन ए कॉलेज रिजाइड इन हॉस्टल व्हाइल रिमेनिंग 40% आर डे स्कॉलर। 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं और 40% ऐसे हैं जो डे स्कॉलर्स हैं। And 30% of all students reside in hostel attain A grade and 20% of the day scholar attain A grade। जो हॉस्टल में रहते हैं उसमें से 30% स्टूडेंट को A ग्रेड मिलता है और जो डे स्कॉलर है उसमें से 20% को A ग्रेड मिलता है। इफ वन रैंडमली चूजन स्टूडेंट अटेन A ग्रेड, अगर हमने कोई स्टूडेंट चूज किया जिसको A ग्रेड मिला हुआ है, तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दैट ही लिव्स इन हॉस्टल, कि वो हॉस्टल में रहता है। तो प्रोबेबिलिटी आपको जिसकी फाइंड करनी है कि बच्चा स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहता है, स्टूडेंट अब हॉस्टल में रहता है या फिर नहीं रहता है, मतलब डे स्कॉलर है। तो ये क्या बन गया आपके E1 और E2। तो E1 क्या बना, हॉस्टलियर स्टूडेंट लिव्स इन हॉस्टल, और E2 क्या बनेगा, डे स्कॉलर, यानी E1 क्या बन गया, थोड़ा बाहर से डिस्टर्बेंस आ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, ध्यान मत देना ज़्यादा। E1 कितना है 60% है, तो 60% यानी 60/100 हो गया। और PE2 जो डे स्कॉलर है वो कितने हैं 40%, यानी 40/100। ठीक है। स्टूडेंट हमने सिलेक्ट कर लिया, भाई हॉस्टल में रहता है या नहीं रहता है। गिवन कंडीशन क्या है कि ही अटेन A ग्रेड, तो अगर वो A ग्रेड अटेन करता है स्टूडेंट, तो ये तो बन गया आपका इवेंट A, अटेन A ग्रेड। तो अगर हम स्टूडेंट चूज करते हैं जो कि हॉस्टल में था, उसको A ग्रेड मिला, तो PA/E1 वो कितना है आपको पास 30%, तो 30/100 हो गया। अगर A ग्रेड वाला स्टूडेंट डे स्कॉलर है तो ये कितना दिया आपको 20%,
ठीक है, 20/100। यहाँ पर ये इसको काटना वाटना मत, कोशिश करना है कि डिनोमिनेटर आपका सेम रहे ताकि आगे जाके आपकी कैलकुलेशन में आपको आसानी रहे। कैसे आसानी रहेगी बताता हूँ अभी। अब आपको चूज करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट लिव्स इन हॉस्टल एंड ही अटेन ए ग्रेड, यानी आपको फाइंड क्या करना है, हॉस्टल में जो रह रहा था बच्चा वो E1 इवेंट था, तो आपको E1/A फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट लिव्स इन हॉस्टल एंड इफ ही और शी अटेन ए ग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास फार्मूला फिर वही आ गया आपके पास, P(E1) इंटू में PA/E1 डिवाइडेड बाय P(E1) इंटू में PA/E1 प्लस PE2 PA/E। तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करो। E1 की वैल्यू आ गई 60/100, A/E1 आ गया 30/100, नीचे भी आपके पास ये आ जाएगा 60/100 इंटू 30/100 प्लस फिर आ गया आपके पास 40/100 इंटू में 20/100। अब डिनोमिनेटर सेम रखने का फायदा क्या है, ऊपर भी देखो डिनोमिनेटर आपका 10,000 बनेगा, यहाँ भी 10,000 है, यहाँ भी 10,000 है, तो डिनोमिनेटर आपका सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे से। तो जो एलसीएम वाला प्रोसेस होता है हमारा वो बच जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, आपको 60 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे 1800, इधर से भी है 1800 प्लस 4 2 8 800, तो ये क्या हो गया 1800 डिवाइडेड बाय 2600, ये कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 9/30। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, कहता है फैक्ट्री हैज 2 मशीन A and B, past record show that machine A produce 60% of the item and machine B produce 40% of the item। मशीन A जो है 60% आइटम प्रोड्यूस करती है, मशीन B 40% आइटम प्रोड्यूस करती है। 2% of the item produced by machine A is defective and 1% by machine B is defective। One item is chosen at random and it is found to be defective। आप रेंडमली उसमें से कोई एक आइटम चूज करते हो जो कि डिफेक्टिव आइटम होता है, तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो आइटम मशीन बी से चूज किया गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि जो आइटम आपने चूज किया मशीन बी का है। तो E1 और E2 आपके पास क्या इवेंट बनेंगे, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, और E2 क्या आ जाएगा, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। यानी अगर प्रोबेबिलिटी हम इनकी देखें तो PE1 आपके पास कितना है 60% है, इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे। PE2 क्या है आपके पास 40%, ठीक है। 60% आइटम मशीन ए से होते हैं और 40% मशीन बी से होते हैं। अब जो आइटम आपने चूज किया वो डिफेक्टिव आइटम है, ठीक है, इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव क्या हो गया आपके पास, ये इवेंट हो गया कि आइटम प्रोड्यूस्ड इज डिफेक्टिव, आइटम प्रोड्यूस्ड इज डिफेक्टिव। तो जो आइटम प्रोड्यूस किया गया है मशीन ए के द्वारा उसके चांसेस कितने, 2% डिफेक्टिव होने के चांस है। तो मशीन ए में जो 60% आइटम प्रोड्यूस किए थे, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो उसमें 2% चांस है कि वो डिफेक्टिव हो, और जो मशीन बी की आइटम है उसमें चांस है आपके पास कि वो 1% डिफेक्टिव हो। तो ये आपके पास बन गया A/E1। अब यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो आइटम आपने चूज किया वो मशीन बी से चूज किया है, यानी आपको PE2/A फाइंड करना है, प्रोड्यूस आइटम बाय मशीन बी इफ इट इज डिफेक्टिव आइटम। क्लियर होगी बात। ये आपको लैंग्वेज में लिखना भी है, मैं तो अभी सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो आपको यहाँ लिखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन बी इफ इट इज डिफेक्टिव। उसके बाद आप ये लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे। अब क्योंकि E2 है यहाँ पर, तो ऊपर PE2 PA/E2 डिवाइडेड बाय, नीचे तो सारे इवेंट लिखने होते हैं आपको, PE1 A/E1 प्लस PE2 इंटू में PA/E2। अब यहाँ पर सब कुछ परसेंटेज में है तो वो सब कॉमन निकाल देंगे। अभी हम इसको ऐसे लिख देते हैं E2 कितना है आपके पास, ये E2 है, ये भी E2 है, तो ये कितना है 40% इंटू में 1% डिवाइडेड बाय 60% इंटू में 2% प्लस 40% इंटू में 1%। अभी परसेंटेज को आप हटा के 100 लगा दो या सीधा ही कॉमन निकालो। परसेंटेज यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, तो कॉमन निकाल दो सीधा। आपके पास बच गया ऊपर से 40 इंटू 1 40 आ गया, नीचे 60 इंटू 2
120 प्लस 40, क्या आ गया आपके पास 40 अपॉन में 160, कैंसिल करो, 2 से इसको भी कैंसिल कर दो, 4 से कर दो सीधा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी। तो फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों आपको, इन ए क्लास हैविंग 60% बॉयज, अब 60% बॉयज है तो 40% तो गर्ल्स ऑब्वियसली होगी, 5% ऑफ द बॉयज एंड 10% ऑफ द गर्ल्स हैव एन IQ ऑफ मोर देन 150। अब 5% बॉयज है जिनका IQ 150 से ज़्यादा है, 10% गर्ल्स ऐसी हैं जिनका IQ 150 से ज़्यादा है। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड फाउंड टू हैव एन IQ ऑफ मोर देन 150। आपको क्या करना है, उनमें से एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है जिसका IQ 150 से ज़्यादा है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि जो आपने स्टूडेंट सेलेक्ट किया है वो बॉय है, तो यानी आपको जो सिलेक्ट करना है वो बॉय या गर्ल्स में सिलेक्ट करना है। तो E1 और E2 आपके पास क्या बन गया, सिलेक्टिंग ए बॉय, सिलेक्टिंग स्टूडेंट इज बॉय, और E2 क्या बन गया आपके पास, सिलेक्टेड स्टूडेंट इज गर्ल। अगर आप बॉय को सिलेक्ट करते हैं तो बॉय है कितने टोटल क्लास में, 60% है, 60% आ गया। और जो आप यहाँ से गर्ल्स को सिलेक्ट करते हैं अगर E2, ये आ गया आपके पास 40%, वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, गर्ल्स के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि E1 और E2 का जो सम है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखो ये परसेंटेज में है, तो 60/100 और 40/100 इनको आप प्लस करेंगे तो टोटल 100/100 यानी 1 आ जाएगा। यानी परसेंटेज में अगर देखेंगे प्रोबेबिलिटी हमेशा 100% होती है, इज मोर देन 150। अब यहाँ पर जो आप सिलेक्ट करोगे किसको, अगर आपने सिलेक्ट किया बॉयज में से तो उनका IQ 150 से ज़्यादा है, इस बात के चांसेस कितने हैं, 5% है। अगर आप सिलेक्ट करते हैं किसी गर्ल को तो IQ जो है इसका 10%, ऐसी गर्ल्स हैं जिनका IQ 150 से ज़्यादा है। अब आपको सिलेक्ट करना है एक बॉय जिसका IQ 150 से ज़्यादा है, दैट मीन्स आपको फाइंड करना है यहाँ पर PE1/E। अब ये फार्मूला आई थिंक आप समझ चुके होंगे, बार बार फार्मूला में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब PE1/E निकालना है तो E1 वाली टर्म्स ऊपर आ जाएंगी, इनटू में 5% प्लस 40% इंटू 10%, ठीक है, वही परसेंटेज कॉमन निकाल दो, 60 इंटू 5 300, 300 प्लस 400, यहाँ से आप ये आ गया 300 अपॉन में 700, यानी आंसर आ गया आपका 3/7। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है बच्चों, ए मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रुथ 3 टाइम्स आउट ऑफ 5 टाइम्स। एक आदमी 5 में से 3 बार सच बोलता है, 2 बार झूठ भी बोल देता है। ही थ्रोज ए डाइस एंड रिपोर्ट दैट इट इज ए नंबर ग्रेटर देन 4। एक डाई को वो थ्रो करता है, डाई को थ्रो करने के बाद कहता है कि जो नंबर आया है वो 4 से ज़्यादा है। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इट इज एक्चुअली ए नंबर ग्रेटर देन 4। अब यहाँ पर 2 सिचुएशन अराइज होती है, या तो सच बोल रहे हैं या तो वो झूठ बोल रहे हैं। तो सच के लिए उसने आपको बता रखा है कि 5 में से 3 बार वो सच बोलता है। तो E1 और E2 इवेंट क्या बनेंगे, मैन स्पीक्स ट्रुथ, मैन स्पीक्स ट्रुथ, और E2 क्या बनेगा, मैन स्पीक्स, मैन डोंट स्पीक ट्रुथ, डोंट स्पीक ट्रुथ। तो जो वो सच बोलता है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है कितनी, 3 बार वो सच बोलता है 5 में से, तो प्रोबेबिलिटी बन गई 3/5। अब यहाँ झूठ कितनी बार बोलता है वो नहीं दिया, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो क्योंकि इन दोनों का सम 1 के बराबर होना चाहिए। तो E2 की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 2/5, ठीक है। अब उसने डाई थ्रो करी, डाई थ्रो करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो कहता है नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन डाइस। अगर देखो वो सच बोल रहा है, अगर हम उसकी बात पे विश्वास कर लेते हैं कि वो कह रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 4 आया है और वो सच बोल रहा है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ग्रेटर देन 4 कौन से नंबर होते हैं, 5 होता है और 6 होता है, यानी इनमें से कोई एक नंबर आएगा, यानी प्रोबेबिलिटी बन गई इसकी 2/6। लेकिन अगर नंबर कुछ और आ रहा है दैट मीन्स वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 4 है और वो झूठ बोल रहा है, यानी ग्रेटर देन 4 नहीं है। अब ग्रेटर देन 4 नहीं है तो 4 भी हो सकता है या उससे छोटे नंबर भी हो सकते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी इसकी बन गई 4/6। अब आपको ये बताना है कि वो एक्चुअली में नंबर ग्रेटर देन 4 है, यानी वो सच बोल रहा है। तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
E1 बाय ए फाइंड करना है। तो ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गया 3/5 इंटू में 2/6, नीचे 3/5 इंटू में 2/6, 2/5 इंटू 4/6। यहाँ पर मैं इनको इसीलिए कैंसिल नहीं करता हूँ ताकि जो डिनोमिनेटर है इनका सेम आता जाए। अब हमें यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 5 6 30 इधर, 30 इधर, 30 इधर, ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिर्फ ऊपर क्या बचेगा 6, यहाँ से भी 3 2 6, 2 4 8, तो 6/14, इसको आप 2 से कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 3/7। तो बच्चों 7th क्वेश्चन में कहता है कि अर्न 1 हैज 2 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल, अर्न 2 हैज 4 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल, and earn 3 has 3 white and 4 black balls, and earn is selected at random and a ball is drawn at random। एक earn इसमें से कोई हमें select करना है randomly, तो earn select करना है, यानी यहाँ पर जो E1 E2 E3 है, क्योंकि 3 earn है, तो उन तीनों की probability क्या बन जाएगी आपके पास। E1 क्या है आपके पास, earn 1 is selected, earn 1 is selected, E2 क्या बन जाएगा, earn 2 is selected, E3 क्या बनेगा, earn 3 is selected। अब क्योंकि 3 earn है तो इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे इनको सिलेक्ट करने की, तो हो जाएगी 1/3, तो E2 आएगा, ये भी 1/3, और जो E3 होगा ये भी 1/3। तीनों का सम भी चेक करके देखेंगे 1 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, earn तो हमने सिलेक्ट कर लिए, अब उसमें से हमें एक व्हाइट बॉल सिलेक्ट करनी है। अब हमें क्या करना है, हमने देखो अर्न तो सिलेक्ट कर लिए, तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/3 1/3 1/3। अब हमें क्या करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए व्हाइट बॉल, इस व्हाइट बॉल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ए जो इवेंट है हमारा वो क्या बन गया, ड्राइंग ए व्हाइट बॉल, ड्राइंग ए व्हाइट बॉल। तो अगर आप देखो कि आपने पहला वाला अगर अर्न सेलेक्ट करते हैं और वहां से व्हाइट बॉल निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए व्हाइट बॉल फ्रॉम अर्न 1, तो अर्न 1 के अंदर कितनी व्हाइट बॉल है, 2 व्हाइट बॉल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई 2/5, तो भी टोटल आपके पास 5 बॉल है। अर्न 2 अगर सिलेक्ट करते हैं तो वहां से आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी कितनी, वहां पर कितनी है 4 व्हाइट है, तो 4/5। अर्न 3 सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर कितनी व्हाइट बॉल है, उसके अंदर 3 व्हाइट बॉल है, और टोटल वहां पर 7 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/7। ठीक है, इसमें भी 5 बॉल थी, ऐसा ही है ना, पहले वाले में 5 बॉल हैं, दूसरे में भी 1 + 4 5 बॉल होगी, 3 + 4 7। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट पार्ट टोटल प्रोबेबिलिटी का है। आपने ये चूज नहीं करना कि किस अर्न में से बॉल निकाली, आपने व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी चूज करनी है, यानी आपको यहाँ पर PA फाइंड करना है। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला था PE1 इंटू में PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 इंटू में PA/E3। ये हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। तो उसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए व्हाइट बॉल निकालनी है, तो तीनों कंडीशन आपके पास आ गई, यहाँ इनकी वैल्यू पुट करते जाओ, 1/3 इंटू में 2/5, 1/3 इंटू में 4/5, 1/3 इंटू में 3/7। तो इसको यहाँ तक करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर अलग अलग आ रहा है, तो पहले इनको काट लेते हैं। डिनोमिनेटर अगर सेम आ रहा होता तो हमारे लिए बढ़िया रहता, ये 3 कैंसिल हो गया और कुछ यहाँ नहीं कट रहा, तो ये हो गया 2/15, 4/15, ये रहेगा 1/7। इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा इसका 105, 15 7 जा 7 2 जा 14। एलसीएम वाले क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व करते हो तो वही आपको बस सॉल्व करना है। यहाँ पर इनको प्लस करेंगे, आ जाएगा 57, ये आ जाएगा 105, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 19/35, ये आपका आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में कहता है इफ द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अर्न 1 आर सिलेक्टेड। अब कहता है कि अगर व्हाइट बॉल आपने निकाली है तो अर्न 1 से निकालिए, ये आपको फाइंड करना है। यानी जो सेकंड पार्ट है इसमें आपको PE1/A फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अर्न 1 इफ ऑलरेडी वन व्हाइट बॉल इज ड्रॉन। तो ऊपर जो फार्मूला होता है उसमें PE1 आएगा 1/3 इंटू में 2/5, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आती है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आप यहाँ निकाल चुके हो 19/35, तो सीधा आप ये पुट कर सकते हो यहाँ पर
5 से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ गया आपके पास 2/3, नीचे है 19/7, 7 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2 इंटू में 7, 3 इंटू में 19, तो आंसर आ जाएगा 14/57। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है बैग कंटेन 5 रेड एंड 4 व्हाइट बॉल्स एंड बैग 2 कंटेन 3 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल्स। तो दो बैग आपके पास है यहाँ पर, एक बैग 1 है, इसके अंदर 5 रेड हैं और 4 इसमें व्हाइट बॉल है। एक बैग 2 है, इसके अंदर 3 रेड हैं और 3 व्हाइट बॉल है। ये हमें दिया हुआ कहता है कि 2 बॉल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। बैग 1 से बैग 2 में हमें 2 बॉल ट्रांसफर करनी है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आपको एक बॉल ट्रांसफर नहीं करनी, 2 बॉल ट्रांसफर करनी है। एंड देन 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। उसके बाद बैग 2 से हमें एक बॉल निकालनी है। इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 व्हाइट बॉल एंड 1 रेड बॉल आर ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। अगर जो दूसरे वाले बैग से बॉल निकाली है, अगर वो रेड बॉल है, तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो पहले वाले बैग से हमने 2 बॉल ट्रांसफर करी है उसमें से एक व्हाइट ट्रांसफर करिए और एक रेड ट्रांसफर करिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास 3 केस अराइज होते हैं। पहले वाले बैग से जब आप दूसरे वाले बैग में बॉल शिफ्ट करोगे तो 2 बॉल कैसे हो सकती है, या तो एक व्हाइट एक रेड, या फिर दोनों व्हाइट या फिर दोनों रेड। तो हमारे पास ये 3 केस बनते हैं, E1 और E2 E3, E1 E2 एंड E3। तो E1 क्या हो गया, 1 ball is transferred, 1 white and 1 red ball is transferred. E2 क्या हो गया, 2 white balls are transferred और E3 आ गया, 2 red ball are transferred। तो ये 3 केस आ गए, यानी E1 E2 E3 इनकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं। अगर हम PE1 निकालते हैं तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, कह रहा है कि एक रेड बॉल और एक व्हाइट बॉल ट्रांसफर करनी है। अब देखिए आपके पास जो रेड बॉल है वो कितनी है, 5 है। आपने पहली बॉल ट्रांसफर करी तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 5/9 इनटू में। अब दूसरी बॉल ट्रांसफर करनी है, दूसरी बॉल कौन सी है, रेड। पहले हमने क्या लिया, रेड लिया, दूसरी बॉल क्या होगी, व्हाइट। अब दूसरी बॉल व्हाइट है तो उसमें क्या हो सकता है, 4/8। 8 क्यों आएगा, क्योंकि एक बॉल तो हम ट्रांसफर कर चुके, तो टोटल जो 9 था उसमें से एक कम होना ही ऑब्वियस। अब ये जरूरी नहीं है कि ऑर्डर ऐसे ही आप लोग रेड व्हाइट हो, व्हाइट रेड भी तो हो सकता है। तो यानी इसको आप प्रोबेबिलिटी तो उसकी वही रहनी है। अगर हम व्हाइट रेड लेते हैं तो क्या आएगा, दूसरा केस बना लेते हैं। पहले हमने व्हाइट ली तो 4/9 इनटू में, अब रेड बॉल 5 है टोटल, लेकिन एक कम हो गया 5/8। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20/72 और यहाँ से भी 20/72, यानी आ गया 40/72। काटा पीटी अभी नहीं करते। अगर हम दूसरा केस लेते हैं कि आपने जो बॉल ट्रांसफर करी है वो कौन सी ट्रांसफर करी है, दोनों की दोनों व्हाइट ही ट्रांसफर करी है। अब दोनों व्हाइट अगर ट्रांसफर करेंगे तो 4 आपके पास व्हाइट बॉल है। पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/9, व्हाइट कम हो गई है, 3 बॉल रहेगी तो 3/8 ये आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 12/72। ठीक है, 2 व्हाइट बॉल ऐसे ही ट्रांसफर हो सकती है। अगर 2 रेड बॉल ट्रांसफर करी हमने, PE3 हमने निकाला, तो रेड बॉल कितनी है आपके पास, 5, तो 5/9। अब एक ट्रांसफर करने के बाद एक रेड बॉल कम हो गई तो 4/8, यानी आ गया 20/72। तो हमारे पास ये E1 E2 E3 तीनों की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमने बॉल ट्रांसफर कर दी, वहां से हमने जो बॉल निकालनी है वो एक रेड बॉल निकालनी है। तो ए इवेंट आपका क्या बन गया, 1 रेड बॉल इज ड्रॉन, 1 रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, फ्रॉम बैग 2। तो PA/E1 क्या आएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल इफ 1 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड। इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर आप देखो पहले वाले केस में, पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि आपने एक रेड और एक व्हाइट ट्रांसफर करी, 2 बॉल तो ट्रांसफर हुई, तो टोटल जो यहाँ पर 6 बॉल थी, टोटल तो 8 आ गई। अब एक रेड बॉल आपने ट्रांसफर करी है, रेड बॉल कितनी हो गई, 4। तो आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 4/8। क्लियर हो गया।
बात आ गई समझ में कि हमने एक रेड बॉल ट्रांसफर करी है, एक वाइट ट्रांसफर करी है। दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में आपने दोनों की दोनों वाइट ट्रांसफर करी है, तो टोटल तो 8 आएगा, लेकिन रेड कितनी है, रेड तो उतनी की उतनी रहेंगी ना 3। तो पी ए बाई ई 2 अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3/8। ऐसे अगर आप निकालें पी ए बाई ई 3, यानी दोनों की दोनों आपने रेड बॉल ट्रांसफर करी है। रेड बॉल पहले 3 थी, अब रेड बॉल कितनी होगी, 5। टोटल कितना रहेगा, टोटल तो 8 ही रहेगा। तो ये आपके 3 केस आ गए। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हमने रेड बॉल तो निकाली है, लेकिन किस केस में, जब हम 1 वाइट और 1 रेड बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 1 वाइट और रेड 1 आपके पास E1 केस था, यानी आपको पी E1 बाय ए फाइंड करना है। तो E1 बाय ए फाइंड करना है, तो ऊपर E1 के केस होंगे। E1 का केस यहाँ से आ गया 40/72 इंटू में 4/8 डिवाइडेड बाय, नीचे सारा टोटल करना है, तो 40/72 इंटू 4/8 प्लस 12/72 इंटू 3/8 प्लस 20/72 इंटू 5/8। फार्मूला तो सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छी तरह कैसे लगाना है। तो अब देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है, हमने कुछ काटा नहीं है अभी। डिनोमिनेटर सबका सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से आएगा 40 इंटू 4 160, यहाँ पर भी पहले में 160 प्लस 12 3 36 प्लस 25 100, तो या 160 अपॉन में इनको ऐड कर देते हैं 6 और 6 और 3 9 2। इसको कैंसिल करो जितना कैंसिल हो सकता है, पहले 4 से करते हैं। 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, अब 2 से हो सकता है 20 37। आंसर आ गया आपका 20/37। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बच्चों, ए मशीन ए फैक्ट्री हैज 3 मशीन ए बी सी प्रोड्यूसिंग 1500 2500 एंड 3000 बल्ब्स पर डे रिस्पेक्टिवली। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स आपके पास कितने हो गए हैं, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स आपके पास हो गए हैं 1500 प्लस 2500 प्लस 3000, यानी ये बन गया आपके पास कितना 7000। ठीक है। अब ये कहता है कि मशीन ए प्रोड्यूसेस 1.5% डिफेक्टिव, मशीन बी प्रोड्यूस 2% एंड मशीन सी प्रोड्यूसेस 2.5% डिफेक्टिव बल्ब। ए बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। एक बल्ब आपने सिलेक्ट करा और वो मिल गया आपको डिफेक्टिव। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट प्रोड्यूस बाय मशीन बी। तो वो मशीन बी ने बनाया है, ये आपको फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 केस क्या अराइज होते हैं कि मशीन ए कितना प्रोड्यूस कर रही है, मशीन बी कितना प्रोड्यूस कर रही है, मशीन सी कितना प्रोड्यूस कर रही है। तो E1 क्या हो गया, बल्ब प्रोड्यूस बाय मशीन ए, बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, और E2 आ गया आपके पास बल्ब प्रोड्यूस बाय मशीन बी, एंड E3 बल्ब प्रोड्यूस बाय मशीन सी। तो अगर आप इन तीनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो P1 कितना आ गया आपके पास 1500 बाय 7000। जो मशीन ए इतने बल्ब प्रोड्यूस कर रही है, टोटल बल्ब इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ से ये 2 0 आप कैंसिल कर लो, बस ज़्यादा मत करो। 15/70। कोशिश करना है डिनोमिनेटर आपका सेम रहे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी मशीन कर रही है 2500 डिवाइडेड बाय 7000, इसको भी आप इतना ही लिख लें। और E3 ये है 3000 डिवाइडेड बाय 7000, यानी 30/70। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रखा है इसलिए मैंने वो काटा है। अब कहता है कि मशीन ए 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रही है। तो ए जो इवेंट आ गया क्या, बल्ब प्रोड्यूस्ड इज डिफेक्टिव। जो बल्ब प्रोड्यूस किया गया है वो डिफेक्टिव है। तो इसके हिसाब से अगर आप निकालेंगे पी ए बाय E1, यानी जो डिफेक्टिव बल्ब है मशीन ई से निकला, मशीन ए से निकला है, तो वो कितना 1.5%। ठीक है, इसको भी अगर आप फ्रैक्शन में क्लिक करते हैं तो आ जाएगा 15/1000 आ जाएगा, इसका भी डेसिमल हमने हटा दिया। ऐसे अगर आप निकालते हैं ए बाय E2, ये कितना है 2%, यानी 2/100। PA3 ये है कितना 2.5%, तो
2.5% यानी 25/1000। अब देखो ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, इसको भी आप 1000 ही बना लो। इसको 1000 बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 20/1000। इससे कोई फायदा ही होता है, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है बहुत। अब यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है कि जो बल्ब हमने प्रोड्यूस किया था वो डिफेक्टिव बल्ब था। जो बल्ब आपने निकाला उसमें से वो डिफेक्टिव बल्ब था और वो मशीन बी का बल्ब था। तो मशीन बी का इवेंट क्या है हमारे पास E2। तो हमें फाइंड करना है PE2/A। तो E2 वाली प्रोबेबिलिटी यहाँ से देखो 25/70 ये ऊपर रहेगी, इनटू में 20/1000 डिवाइडेड बाय नीचे टोटल होगी। टोटल पहले E1 को ले लेते हैं, 15/70 इंटू 15/1000 प्लस 25/70 इंटू में 20/1000 प्लस 30/70 इंटू में 25/1000। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करने का चमत्कार कि आपका डिनोमिनेटर सारा सेम है, सब कैंसिल हो जाएगा, कुछ आपको एलसीएम एलसीएम लेने की दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 आ गया ऊपर। नीचे 15 को 15 से करेंगे 2 2 5 प्लस 500 प्लस 25 को 30 से करेंगे 750। इन सबको ऐड करा हमने, कितना आ गया ऐड करने पर 5 और 2 7, 7 प्लस 5 12, 12 और 2 14। इसको कैंसिल करो 5 से, तो इसको 5 से करेंगे, 5 2 से 10, 4 बचेगा, 5 9 से 45, फिर 2 बचेगा, 5 5 से 25, फिर 5 से एक बार कैंसिल कर दो, 5 5 से 25 और 5 9 से 45। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 20/59। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है बच्चों, देयर आर 3 कॉइन्स। आपके पास 3 अलग अलग टाइप की कॉइन है। वन इज ए 2 हेडेड कॉइन। 2 हेडेड कॉइन मतलब जिसमें दोनों तरफ हेड होता है। जैसे अगर आपने शोले फिल्म देखी हो, एपिक मूवी है, उसमें जो जय कैरेक्टर होता है उसके पास 2 हेडेड कॉइन होता है, जब भी वो टॉस करता है हेड ही आता है। एंड इज ए बायस्ड कॉइन। बायस्ड कॉइन होता है जिसमें कई बार एक चीज जो है वो ज्यादा आती है। दैट कम्स अप 75% ऑफ टाइम ऑफ हेड कम्स अप, यानी जिसके अंदर 75% टाइम हेड आता है, टेल आने के चांसेस यहाँ पर कम हो जाते हैं। एंड थर्ड इज ए अनबायस्ड कॉइन, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, फेयर कॉइन, अनबायस्ड कॉइन, उसमें दोनों के चांसेस बराबर होते हैं। तो वन ऑफ द 3 कॉइन इज चोजन एट रैंडम। इन तीनों में से एक कॉइन आपको चूज करना है और उसको टॉस करना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ 2 हेडेड कॉइन इफ इट शोज हेड। इफ इट शोज हेड, यहाँ पर एक हेड हो जाएगा। अगर ये हेड शो करता है तो इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो 2 हेडेड कॉइन था। तो अब यहाँ पर आपके पास जो इवेंट बनेंगे E1 E2 E3 जो चूज कर रहे हैं हम, 3 कॉइन है आपके पास, 3 में से कोई एक कॉइन आपको चूज करना है। तो E1 जो इवेंट है वो क्या बन गया, 2 हेडेड कॉइन, सिलेक्टिंग ए 2 हेडेड कॉइन। E2 क्या हो गया, selecting a biased coin, और E3 हो गया selecting unbiased coin। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है तीनों की, वो क्या आएगी, PE1 निकालो या E2 निकालो या E3 निकालो, तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। क्योंकि कॉइन 3 ही आपके पास, उन तीनों में से कोई एक कॉइन चूज करना है। तो 3 ऑप्शन है, तो किसी भी एक को चूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी उसकी 1/3 आ गई। अब कहता है कि अब जब उस कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आता है। तो ए जो इवेंट है वो क्या क्या आ गया आपका, हेड कम्स अप, हेड कम्स अप ऑन टॉसिंग ए कॉइन। अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे PA/E1 निकालोगे, क्योंकि पहला कॉइन आपने क्या सेलेक्ट किया है, 2 हेडेड कॉइन। अब इस 2 हेडेड कॉइन में अगर आप टॉस करोगे तो हेड ही आना है, कोई चांस ही नहीं टेल आ जाए, टेल तो है ही नहीं। तो यानी ये श्योर इवेंट बनेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। जब आप सेकंड कॉइन चूज करोगे जो कि बायस्ड है, बायस्ड कितना है वो, कि 75% ऑफ द टाइम उसमें हेड आता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या आ जाएगी, 75/100। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। उसके बाद जो तीसरा कॉइन है वो अनबायस्ड है,
तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे PA/3, क्योंकि वो अनबायस्ड है, दोनों में बराबर बराबर चांसेस हैं, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हेड आने की यहाँ पर होगी 1/2। अब कहता है कि कॉइन आपने सिलेक्ट कर लिया, उसको टॉस करने पर वो हेड शो कर रहा है, तो कॉइन जो आपने चूज किया था वो 2 हेडेड कॉइन है, यानी आपको PE1/A निकालना है। तो PE1 की प्रोबेबिलिटी 1/3, A/E1 है आपके पास 1, नीचे भी क्या आ गया 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू में 1/2। इस केस में आप देख रहे हो डिनोमिनेटर अलग अलग है, कैलकुलेशन छोटी छोटी है लेकिन डिनोमिनेटर अलग है, तो थोड़ा सा आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। आप ये काम कर सकते हो 1/3 1/3 1/3 1/3 सब में 1/3 आप कॉमन निकाल सकते हो, तो आपके पास ऊपर तो 1 बचेगा, नीचे यहाँ से 1 आगे, यहाँ से 3/4 और यहाँ से 1/2। तो जो नीचे वाली टर्म है इसका आपको एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम लेंगे 4 आ गया, तो यहाँ पर 4 + 3 यहाँ आ गया 2, ये 4 को आप ऊपर शिफ्ट करो, नीचे आ गया 4 + 3 7 7 और 2 9, तो आंसर आ गया इसका 4/9। तो क्वेश्चन नंबर 11th में कहता है बच्चों की बाय एग्जामिनिंग द चेस्ट एक्सरे द प्रोबेबिलिटी दैट टीबी इज डिटेक्टेड व्हेन ए पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम इट इज 0.99। अगर किसी पर्सन को टीबी नामक बीमारी है और उसका टेस्ट किया जाता है तो टेस्ट उसका पॉजिटिव आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.99। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेल्दी पर्सन डायग्नोज्ड टू हैव टीबी इज 0.001। लेकिन अगर किसी हेल्दी पर्सन का भी टेस्ट किया जाता है तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी होती है कि उसको भी कह जाता है कि आपको भी टीबी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है बहुत कम है 0.001। लेकिन जिसको ऐसा बोल दिया जाए टीबी उसके है नहीं और उसको बोल दिया जाए टीबी है आपके भाई, तो बेचारा बड़ा टेंशन में आ जाता है। तो कहता है इन ए सर्टेन सिटी 1 in 1000 पीपल सफर्स फ्रॉम टीबी। एक सर्टेन सिटी के अंदर 1000 में से एक पर्सन जो है वो टीबी से सफर कर रहा है। तो एक पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड इज डायग्नोज्ड टू हैव टीबी। एक पर्सन आपने सेलेक्ट किया जिसको टीबी डायग्नोज हुआ है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी एक्चुअली हैज टीबी। तो उसके एक्चुअली में टीबी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो अब आपके पास यहाँ पर 2 केस अराइज होते हैं कि जितने लोग यहाँ पर दिए हुए हैं इसमें कि 1000 में से एक लोग ऐसे हैं जिसको टीबी है, तो इवन क्या आ गया हमारे पास, इवेंट पर्सन सफर्स फ्रॉम टीबी, जो टीबी से परेशान है। और E2 हो गया हेल्दी पर्सन, चूजिंग ए हेल्दी पर्सन। अब जिसको टीबी है वो उसने दिया हुआ है आपको, कितने लोग ऐसे हैं, 1000 में से एक को है टीबी, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब क्योंकि E2 आपको नहीं दिया हुआ है कितने लोग स्वस्थ हैं, तो ऑब्वियस है कि इन दोनों का सम 1 होता है, तो अगर आप PE2 निकालोगे तो आ जाएगा 999/1000। अब इनका हम टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो ए इवेंट क्या हो गया, डायग्नोज टीबी। अब टीबी डायग्नोज हो रही है, कब हो रही है, अगर आप टीबी डायग्नोज करते हो किसका, जिस पर्सन को एक्चुअली में टीबी है और उसकी टीबी डायग्नोज होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.99। लेकिन जिसको टीबी नहीं है उसकी भी टीबी डायग्नोज हो जाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.001। तो आप यहाँ से करेंगे ये आ जाएगा 99/100, मैं इसको लिख रहा हूँ 990/1000, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/1000, तो सारा डिनोमिनेटर आपका 1000 हो गया। अब आपको क्या सिलेक्ट क्या करना है कि ए पर्सन इज सिलेक्टेड रैंडम एंड डायग्नोज्ड टू हैव टीबी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी एक्चुअली हैज द टीबी। तो एक्चुअली हैज द टीबी मतलब पर्सन सफर्स फ्रॉम टीबी, यानी E1 वाला केस लेना आपको। तो PE1/A आपको फाइंड करना है। तो E1 वाला आ गया आपके पास 1/1000 इंटू में 990/1000 डिवाइडेड बाय 1/1000 इंटू में 990/1000 प्लस 999/1000 इंटू में 1/1000। तो ऊपर आपके पास आ गया 990, नीचे 990 प्लस 999, इनको आप ऐड करोगे तो इसको आप 9 से आई थिंक काट सकते हो। नीचे वाले को देखते हैं पहले काट के, 9 2 18, 9 2 18, 9 1 9, और ये कट गया इस पर।
अब इसको हम 11 से भी काट सकते हैं, 11 1 जा 11 और 11 वो नहीं 1 2 1 होता है 11 का स्क्वायर, तो सॉरी, तो ये कटेगा नहीं तो इसका आंसर यही आ जाएगा 110 अपॉन में 221। तो बुक में आपको आंसर दिया हुआ है 990 अपॉन में 1989, मतलब यहाँ तक ही छोड़ा हुआ है, इसके आगे काटा नहीं हुआ है, तो आंसर हमारा भी ठीक है, उसका भी ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है डॉक्टर इज टू विजिट ए पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूटर, टैक्सी और पर्सनल कार रिस्पेक्टिवली आर दिस एंड दिस। तो पिछला जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो डॉक्टर है उसके जो आने के चांसेस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 1/10 है, स्कूटर से 1/5 है, टैक्सी से 3/10 है, और अगर पर्सनल कार से आता है तो 2/5 है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर दिस एंड दिस इफ ही कम्स बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूटर और टैक्सी। अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आता है या स्कूटर से आता है या टैक्सी से आता है तो उसके लेट होने के जो चांसेस है वो आपके पास इतने दे रखे हैं। बट इफ ही कम्स बाय द पर्सनल कार ही विल नॉट बी लेट। अगर वो पर्सनल कार से आता है तो वो कभी लेट नहीं होता। अगर हमें कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए तो हम दुआ करेंगे कि डॉक्टर पर्सनल कार से ही आए। व्हेन ही अराइव्स, जब वो आता है तो वो लेट है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय द स्कूटर, तो वो स्कूटर से आए इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब आपके पास यहाँ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इसने 4 दे रखे हैं, यानी 4 इवेंट आपके बनेंगे। इवन आपका क्या बन गया, डॉक्टर कम्स बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डॉक्टर कम्स बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और E2 क्या बन गया, डॉक्टर कम्स बाय स्कूटर, और E3 डॉक्टर कम्स बाय टैक्सी, एंड E4 हो गया आपके पास डॉक्टर कम्स बाय पर्सनल कार। ये हो गए 4 इवेंट। अब उसके जो लेट आने की प्रोबेबिलिटी है, ये PE1 PE2 ये सब आपको दे रखे। PE1 दिया है 1/10, PE2 दिया है 1/5, यहाँ पर सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, और PE4 दिया है आपको 2/5। अब डॉक्टर जो आ रहा है वो लेट आ रहा है, तो यहाँ ए क्या इवेंट बन गया, डॉक्टर कम्स लेट। तो इसमें अगर आप PA/E1 निकालते हैं कि डॉक्टर लेट आया, वो किससे आ रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है इसने 1/4। और डॉक्टर लेट आ रहा है, ट्रांसपोर्ट उसका क्या है, स्कूटर है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। डॉक्टर लेट आया, किससे आया, टैक्सी से आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/12। अब डॉक्टर अगर पर्सनल कार से आता है तो वो लेट ही नहीं होता, तो प्रोबेबिलिटी उसकी होगी 0, वो लेट ही नहीं होगा। अब आपसे कह रहे हैं कि डॉक्टर आया लेकिन वो लेट आया, तो वो किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आया, स्कूटर से आया, ये आप इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो स्कूटर का इवेंट क्या है आपके पास, E2, तो हमें फाइंड क्या करना है, E2/A फाइंड करना है। तो E2 की जो प्रोबेबिलिटी है 1/5, इसको A/A2 से मल्टीप्लाई करते हैं 1/3, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी क्या, 1/10 इंटू 1/4, 1/5 इंटू 1/3, 3/10 इंटू 1/12 प्लस 2/5 इंटू में 0। तो ऊपर आ गया आपके पास 1/15, नीचे क्या आ गया 1/40 प्लस 1/15 प्लस यहाँ से इसको हम कैंसिल करते हैं, तो ये हो गया 1/40। यहाँ लास्ट में 0 आ गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका जब एलसीएम लेते हैं आप, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 का और 15 का एलसीएम आ जाएगा 120। तो यहाँ पर करेंगे 3 पे जाएगा, 15 8 का 120, ये भी 3 हो गया। इस 120 को आप ऊपर शिफ्ट करें, 120 अपॉन में 15, इसको जो प्लस करेंगे उसको 15 के साथ ले लेंगे, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 3 से कैंसिल करते हैं, 2 से कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 20 अपॉन में 35, ये आपका आंसर आ जाएगा। 4 अपॉन, अभी 4 से और कर सकता है, 5 से, 5 4 से 20, 5 7 का 35, तो आंसर आ गया इसका 4/7। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको यहाँ पर 4 बॉक्सेस दिए हैं A B C D, उसके अंदर कलर्ड मार्बल हैं अलग अलग, रेड वाइट एंड ब्लैक।
अब ये कहता है कि वन ऑफ द बॉक्स हैज बीन सिलेक्टेड एट रैंडम, इन चारों में से आपको एक बॉक्स को सिलेक्ट करना है, क्योंकि चार बॉक्स हैं आपके पास, तो चारों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। तो PE1 और PE2 और PE3 एंड PE4, इन चारों की प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी 1/4। ठीक है, E1 E2 E3 E4 क्या है यहाँ पर सिलेक्टिंग ए बॉक्स, तो ये इवेंट आ गया। अब कहता है कि जो इफ द मार्बल इज रेड, उसके बाद क्या करना है आपको, उस बॉक्स में से एक मार्बल निकालना है। वो मार्बल किस कलर का है, रेड कलर का मार्बल है। तो वो मार्बल आपने ए में से निकाला है, बी में से निकाला है, सी में से निकाला है, डी में से निकाला है, सबकी प्रॉपर्टी बतानी है सभी बॉक्सेस की। तो बॉक्सेस में आप देख लेते हैं कि मार्बल टोटल है कितने। तो यहाँ देखो 1 + 6 + 3 यानी 10 मार्बल है इसमें, इसमें भी 10 मार्बल है, इसमें भी 10 मार्बल है, और इसमें भी मार्बल यानी 10 है सभी के अंदर। तो अब यहाँ पर जो पहले वाला केस है हमारे पास, इसमें ए इवेंट क्या हो गया कि मार्बल ड्रॉन इज रेड। तो जब PA/E1 हम निकालेंगे, PA/E1 यानी मार्बल ड्रॉन रेड फ्रॉम बॉक्स 1, तो बॉक्स 1 के अंदर रेड मार्बल कितने हैं 1/10, और PA/E2 इसमें रेड मार्बल कितने हैं 6 यानी 6/10, PA/E3 E3 में कितने मार्बल है रेड 8/10, एंड PA/E4 इसमें रेड मार्बल कितने हैं 0, इसकी प्रोबेबिलिटी तो हो जाएगी 0। अब आपको बारी बारी से क्या बताना है, जो मार्बल निकाला गया है वो बॉक्स ए में से है, बी में से है, सी में से है, डी में से है। यानी आपको PE1/A ये भी फाइंड करना है, PE2/A ये भी फाइंड करना है, PE3/A ये भी फाइंड करना है, और PE4/A ये भी फाइंड करना है। तो हम सारे फाइंड कर देते हैं। जब E1/A होगा तो उसमें जो E1 वाला केस है वो ऊपर लेना है, ऊपर तो देखो 1/4 आएगा ही आएगा, इनटू में 1/10 डिवाइडेड बाय 1/4 1/10 प्लस 1/4 6/10 प्लस 1/4 8/10 प्लस 1/4 इंटू में 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ गया। अब यहाँ से देखो 1/4 सभी के अंदर आएगा, कॉमन निकल गया, 10 भी डिनोमिनेटर सभी का है वो भी कॉमन निकल गया। ऊपर क्या रह गया 1 रह गया, नीचे देखो 1 प्लस 1 को इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 1 को 8 से करेंगे 8, 0 को 1 से करेंगे 0, तो आंसर आ गया 1/15। ठीक है, ये पहले वाले का बॉक्स से अगर आप निकालते हैं तो ये आ गया। तो दूसरे बॉक्स का निकालेंगे तो उसमें जो E2 वाला केस है उसको ऊपर रखना है। तो E2 में क्या है आपके पास 1/4 और इंटू में 6/10 डिवाइडेड बाय, नीचे जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो तो सब में सेम रहेगी, उसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना। इस तरह से इसको लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर आएगा आपके पास आएगा 6, नीचे क्या आएगा, नीचे तो टोटल 15 है, 15 ही रहेगा, 3 से कैंसिल कर दो, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/5। जब E3/A निकालेंगे तो यहाँ पर जगह थोड़ा नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं E3/A। तो इसमें क्या E3 वाला केस ऊपर आ जाएगा, E3 में क्या वही 1/4 और यहाँ A/3 है सॉरी 8/10, नीचे वही सेम रहेगा सब में। बिल्कुल जो टोटल प्रोबेबिलिटी आपने लिखी है वही सारी लिख देनी है उठा के। ऊपर क्या आएगा आपके पास 8, नीचे क्या आ जाएगा 15, ये कैंसिल होगा नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 8/15। अब PE3/E4 सॉरी E3 तो निकाल लिया हमने, E4/A की बात करते हैं। तो इसमें क्या 1/4 इंटू में 0। अब देखो यहाँ इंटू में 0 आ गया, तो नीचे यहाँ पर नीचे तो सारा टोटल यही आना है, लेकिन जब न्यूमरेटर आपका 0 हो गया तो आंसर क्या आना आपका, आंसर तो 0 ही आना है, तो इसका आंसर आपका 0 के बराबर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या कहता है, कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज टर्न अप हेड 2 बॉल्स विल बी ड्रॉन फ्रॉम अर्न ए। अगर हेड आता है तो आपको अर्न ए से जो बॉल है वो निकालनी है, 2 बॉल निकालनी है। अदरवाइज 2 बॉल्स विल बी ड्रॉन फ्रॉम अर्न बी, नहीं तो अगर टेल आता है तो दूसरे अर्न से आपको बॉल निकालनी है। अर्न ए कंटेन 3 ब्लैक एंड 5 white balls, अर्न बी कंटेन 7 black and 1 white ball. In both cases selection are made
विद रिप्लेसमेंट। इन दोनों केसेस में क्या होगा कि जो सिलेक्शन है वो रिप्लेसमेंट के साथ करना है, क्योंकि 2 बॉल निकालनी है तो आपको रिप्लेस करके निकालनी है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अर्न ए इज यूज्ड गिवन दैट बोथ द बॉल ड्रॉन आर ब्लैक। तो यहाँ पर क्या करें, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है आपको, अर्न ए इज यूज्ड, यानी जो E1 और E2 है आपके वो क्या बनेंगे, अर्न ए इज यूज्ड, और E2 क्या है आपका, अर्न बी इज यूज्ड। तो अर्न ए या अर्न बी कब यूज होना है, अगर कॉइन को टॉस करते हैं हेड आता है तो अर्न ए से निकालनी है। अब कॉइन पर अगर टॉस करने पर हेड आएगा तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है। तो इसलिए जो अर्न 1 है उसको यूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई, और सेम अर्न 2 को यूज करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, क्योंकि टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है। अब क्या करना है आपको, ए इवेंट क्या है, जो बॉल आपने निकालनी है गिवन दैट बोथ द बॉल ड्रॉन आर ब्लैक, कि जो बॉल आपने निकाली है बोथ बॉल्स आर ब्लैक, ये बन गया हमारा ए। तो देखिए अगर हम PA/E1 लेते हैं, मतलब हमने अर्न 1 सेलेक्ट किया, उसमें से हमने 2 ब्लैक बॉल निकालनी है। तो ब्लैक बॉल इसके अंदर कितनी है, अर्न ए के अंदर ब्लैक बॉल है कितनी, 3 ब्लैक बॉल है, और टोटल कितनी है, 8 बॉल है। तो पहली हमने ब्लैक बॉल निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। अब क्योंकि रिप्लेसमेंट करना है तो जो बॉल आपने निकाली थी वो बॉल दोबारा डाल दी वापस, दोबारा डालोगे तो 3 ब्लैक तो तब भी रहेंगी, तो दूसरी बॉल निकालोगे ब्लैक, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/8, यानी ये आ गया 9/64। अगर आप सेकंड वाला अर्न सेलेक्ट करते हैं और वहां से ब्लैक बॉल निकालते हैं तो वहां पर कितनी है, 7 ब्लैक बॉल है और 1 वाइट, यानी टोटल तो यहाँ भी 8 है, तो 7 ब्लैक होगी 7/8। अब क्योंकि रिप्लेसमेंट तो यहाँ भी करना है, तो बॉल जो आपने निकाली वापस बैग में डाल दी, तो ब्लैक 7 की 7 ही रहेगी, फिर दोबारा निकालोगे तो भी आपके पास चांसेस उसके 7/8 रहेंगे, यानी ये आ गया 49/64। अब ये कहता है कि जो आपने अर्न ए यूज करना है, यानी E1 इफ 2 ब्लैक बॉल्स आर यूज्ड ड्रॉन। तो E1/A निकालेंगे तो 1/2 इंटू में 9/64 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू में 9/64 एंड 1/2 इंटू में 49/64। डिनोमीटर सारा सेम है, तो ऊपर 9 आ गया, नीचे 9 + 49 यानी 9/58। इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल ये होगा नहीं, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है एक कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। एक कार्ड जो आपका लॉस्ट हो गया, खो गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी हर्ट। और जो बाकी के कार्ड बचते हैं वहां से आपने 2 कार्ड पिक करने हैं, वो दोनों रेड कार्ड होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड टू बी हर्ट। तो जो कार्ड खोया है वो भी हर्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। अब कार्ड या तो हर्ट खोएगा या कोई और कार्ड खोया, जो E2 है वो क्या बन जाएगा, E1 तो आपने ले लिया कि जो मिसिंग कार्ड है वो हर्ट है, मिसिंग कार्ड इज हर्ट, और E2 क्या बन गया, मिसिंग कार्ड इज अदर देन हर्ट, यानी हर्ट के अलावा कोई और कार्ड खोया है। तो यानी जो हर्ट के कार्ड होते हैं वो कितने हो गए, 13 कार्ड होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 13/52 यानी 1/4 आ गई। अगर कोई और कार्ड खोया है तो कोई और कार्ड मतलब कितने कार्ड बच गए, हर्ट को अगर हम हटा देते हैं तो बाकी 39 कार्ड हो गए। या आप सीधा यहाँ से निकाल लो 3/4, या 39/52 करोगे उससे भी हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब ये दोनों आपके पास E1 E2 आ गए। अब उसके बाद क्या करना है, जो बाकी के कार्ड बचे हैं वहां से आपको 2 कार्ड निकालने हैं। 2 कार्ड निकालने हैं, ए इवेंट क्या हो गया, ड्रॉन 2 हर्ट कार्ड इज ड्रॉन। दोनों कार्ड वो हर्ट के निकालने हैं आपको। तो PA/E1 आपका क्या बनेगा, आप 2 हर्ट के कार्ड निकाल रहे हो और एक कार्ड जो है हर्ट का, E1 का केस क्या था कि हर्ट का एक कार्ड खो गया है। तो हर्ट के अब कार्ड कितने बचे आपके पास, 12। टोटल कार्ड कितने आपके पास, 51। पहला कार्ड निकाल दिया। दूसरा कार्ड जब निकालेंगे तो हर्ट के कार्ड कितने बचे हैं, 11। टोटल में से भी एक कम हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा केस होता है कि जो कार्ड खोया है वो हर्ट का कार्ड नहीं खोया है जी, कोई और कार्ड खोया है, तो हर्ट के 13 कार्ड सही सलामत हैं। तो आप जब हर्ट का कार्ड निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी होगी 13/51, यहाँ 51 ही रहेगा क्योंकि एक कार्ड तो खो चुका है। अब दूसरा जो कार्ड आप निकालोगे वो हर्ट का एक कार्ड ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो हर्ट के कार्ड रह गए 12, टोटल में से कम हो गया 50।
अब ये कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड टू बी ए हर्ट, यानी जो कार्ड खोया गया है वो हर्ट का कार्ड खोया, यानी E1/A आपको फाइंड करना है। तो E1 की प्रोबेबिलिटी यहाँ से आ गई 1/4, इधर से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 1/4 इंटू में 12/51 इंटू में 11/50 प्लस 3/4 E2 की प्रोबेबिलिटी इंटू में दिस 13/51 इंटू में 12/50। डिनोमिनेटर देखो सारा सेम है, डिनोमिनेटर 450 150 450 150 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 12 इंटू 11 ये बचा, नीचे 12 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 13 इंटू में 11 सॉरी 12। अब यहाँ से कैलकुलेशन करने से पहले एक काम और छोटा कर देते हैं हम। 12 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 12 भी कॉमन निकाल दो, तो बचा क्या आपके पास 11 यहाँ से बच गया, 11 यहाँ से बच गया, प्लस 12 को छोड़ देंगे 13 3 जा 39, तो कितना आ गया 11/50 और यही आपका आंसर आ गया।